हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो हमारा टॉपिक चल रहा था मॉडल्स, और मॉडल्स में लास्ट हमने कंप्लीट कर लिया था विल एंड शैल। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे स्टूडेंट्स मस्ट। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे दैट इज मस्ट। मस्ट के लिए, मस्ट के यूजेस के लिए भी अगर हम बात करें तो एक छोटी सी ट्रिक लिख लेंगे, दैट इज पीसी ने ड्यूटी से प्रोहिबिट किया। पीसी ने ड्यूटी से प्रोहिबिट किया। अगर आप ये लाइन ध्यान में रखते हैं तो दैट मीन्स आपको सारी बातें जो हैं वो एक ही लाइन में ध्यान रहेगी कि कहाँ कहाँ आप मस्ट को यूज कर सकते हैं। तो पी से लिखेंगे स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी, और ब्रैकेट में लिखेंगे ग्रेटेस्ट। जब किसी काम के होने की संभावना सबसे ज्यादा हो तो वहां हम क्या यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। सी से लिखेंगे सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चित, श्योर, कि जब हम किसी चीज के लिए 100% श्योर होते हैं तो वहां पे भी हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का। एनई से लिखेंगे नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब है जरूरी, या फिर मैं बोलूँ कंपल्शन। जब हमें किसी चीज का कंपल्सरी करना हो, अनिवार्य करना हो, तब हम किसको यूज करते हैं, मस्ट को यूज करते हैं। और ड्यूटी से ड्यूटी ही बनेगा और प्रोहिबिट से प्रोहिबिट ही बनेगा। ड्यूटी से ड्यूटी ही बनेगा और प्रोहिबिट से प्रोहिबिट ही बनेगा। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, दैट इज पॉसिबिलिटी। किसी काम के होने की संभावना सबसे ज्यादा है तो वहां हम क्या यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि शी स्टेज इन 5-star होटल्स, शी स्टेज इन 5-star होटल्स, शी मे, माइट, शुड, मस्ट बी रिच। She stays in 5-star hotels. She may, might, should, must be rich. अब आपके पास 4 ऑप्शन गिवन हैं, तो आपको ये देखना है कि एग्जैक्टली यहाँ पे कौन सा मॉडल यूज होना चाहिए। अब मैं कह रही हूँ कि she stays in 5-star hotels, 5-star hotels में रहती है, और मैंने स्टेज लगाया है, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस में लिखा है, और टेंस में हमने पढ़ा था कि ये रूटीन या हैबिट को शो करता है। तो ये इसके रूटीन या हैबिट को शो करता है। दैट मीन्स की मे की यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी संभावना को दिखाता है। माइट उससे भी थोड़ी संभावना को दिखाता है। शुड एडवाइस ही दिखाता है, इसका तो कोई सेंस है ही नहीं। तो दैट मीन्स कि ये इसके रिच होने की संभावना कैसी है, सबसे ज्यादा है। तो जब किसी काम के होने की संभावना सबसे ज्यादा हो तो वहां हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, वहां पे हम मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। चलिए, इसके बाद सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, दैट इज सर्टेनिटी, श्योर। अब मान लो मैंने आपको कोई सेंटेंस सॉल्व करने के लिए बोला कि इसमें एरर निकाल दीजिए, या फिर आपको कोई मैथ्स का क्वेश्चन मिला, आपने उसको सॉल्व कर लिया, आप बिल्कुल 100% श्योर हैं कि मेरा आंसर जो है वो बिल्कुल सही निकल के आया है। दैट मीन्स कि आप क्या बोलेंगे, दिस मस्ट बी दी करेक्ट आंसर, या फिर राइट आंसर, कुछ भी बोल लीजिए। दिस मस्ट बी दी राइट आंसर, ये आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। ऐसे ही जब हमें किसी की बात पे विश्वास नहीं होता, दैट मीन्स कि हम अपने ऊपर पूरे श्योर हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं तुम पक्का मजाक कर रहे हो। दैट मीन्स कि हम क्या बोलते हैं, यू मस्ट बी जोकिंग, तुम पक्का मजाक कर रहे हो। दैट मीन्स कि ये श्योर है, ये निश्चित है। तो जब भी कोई सर्टेनिटी की बात होती है तो वहां पे हम मस्ट का यूज करके सेंटेंस को बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद बात करते हैं आगे। थर्ड पॉइंट है हमारा नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब है कंपल्शन, जरूरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि कैंडिडेट्स मस्ट पास द एंट्रेंस एग्जाम टू टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज। ठीक है, इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम को पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कोई और मॉडल यूज कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने उनके लिए क्या किया है, कंपल्शन किया है, जरूरी किया है, अनिवार्य किया है। तो यहाँ पे हमें मस्ट ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रूल है, ये जो रूल एंड रेगुलेशन है, ये सभी को फॉलो करनी पड़ेगी। अगर एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर नहीं करेंगे तो दैट मीन्स कि एडमिशन भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे कोई भी आपको सेंटेंसेस दिखे कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स करके, या फिर मैं अगर आपको बोलूँ रूल्स एंड रेगुलेशन की अगर हम बात करें, जब हम एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, इंस्ट्रक्शन का पेज हमारे पास आता है, तो वहां पे हमें क्या दिखाई देता है, या तो हमें मस्ट लगा के सेंटेंस दिखता है,
या फिर वहाँ पे शेल लगा के हमें सेंटेंस दिखता है, जो मैंने अभी विल या शेल आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, तो मैंने बात की थी कमांड, ऑर्डर या कंपल्शन की। तो या तो आपको इंस्ट्रक्शन शेल से दिखाई देती हैं या फिर इंस्ट्रक्शन आपको मस्ट से दिखाई देती हैं, क्योंकि वो सभी के लिए अनिवार्य है, सभी के लिए कंपल्सरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दैट इज ड्यूटी। अब एक पढ़ा था हमने मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य। तो नैतिक कर्तव्य के लिए हमने शुड या ought to का यूज किया था, लेकिन जब सिंपली ड्यूटी की बात हो रही हो तो हम किसको यूज करेंगे, मस्ट को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, एक सोल्जर को अपनी कंट्री के लिए लड़ना पड़ेगा, लड़ना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स कि हम सोल्जर के लिए हमें कंपल्शन ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कहेंगे आपकी मोरल ड्यूटी है और मान लो कोई वॉर हुई कंट्रीज के बीच में, तो वो तो कह देगा मैं नहीं लड़ता क्योंकि ये तो मेरी मोरल ड्यूटी है। तो वो उसकी मोरल ड्यूटी नहीं है। तो यहाँ पे सोल्जर लिखा हो, पुलिसमैन लिखा हो, डिफेंस से रिलेटेड कुछ भी लिखा हो, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि उनकी ये ड्यूटी बनती है, ना कि ये मोरल ड्यूटी बनती है। ठीक है ना। तो जब खाली ड्यूटी की बात हो तो हम मस्ट का यूज करेंगे, और जब मोरल ड्यूटी की बात हो तो हम शुड या ought to का यूज करेंगे। और लास्ट पॉइंट है हमारा दैट इज प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब होता है स्टूडेंट्स मना करना या निषेध करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि यू मस्ट नॉट पार्क हियर, आपको यहाँ पे पार्क नहीं करना है, दैट मीन्स कि गाड़ी पार्क नहीं करनी है। तो मैंने सेंटेंस में क्या लगा लिया, मस्ट, दैट मीन्स कि मैं उसको क्या कर रही हूँ, मना कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि चिल्ड्रन मस्ट नॉट प्ले इन दी स्ट्रीट, चिल्ड्रन को स्ट्रीट में, गलियों में नहीं खेलना है। तो दैट मीन्स कि जब भी हमें प्रोहिबिशन लगानी हो, प्रोहिबिट करना हो, मना करना हो चीज़ों को, तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब देखो आप कैन भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, यू कैन नॉट पार्क हियर, यू कैन नॉट प्ले इन द स्ट्रीट, चिल्ड्रन कैन नॉट प्ले इन द स्ट्रीट। लेकिन अगर हम कैन नॉट यूज़ करेंगे तो दैट मीन्स कि आप नॉर्मल बात बोल के छोड़ रहे हो। ऐसे ही आप शुड यूज़ कर सकते हो, यू शुड नॉट पार्क हियर, यू शुड नॉट प्ले इन द स्ट्रीट। शुड यूज़ किया दैट मीन्स आप सामने वाले को एडवाइस दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो। लेकिन जब आपने मस्ट लगा के सेंटेंस को बोल दिया, दैट मीन्स कि आपने इसको क्या कर दिया है, बिल्कुल मना कर दिया है। और इसका मतलब क्या है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो दैट मीन्स आपके ऊपर कोई ना कोई एक्शन जो है वो जरूर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मस्ट लगा देते हैं, अदरवाइज सेंटेंस कैन नॉट से भी आपका गलत नहीं होगा। लेकिन कैन नॉट से कोई सीरियसली नहीं लेगा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लिख दिया। लेकिन मस्ट लिखा है तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि मस्ट लगाया है, दैट मीन्स हमारे ऊपर अगर हम ये काम करते हैं तो हमारे ऊपर कोई एक्शन हो सकता है। तो मस्ट के लिए स्टूडेंट्स आपको ये बातें ध्यान रखनी है, यहाँ पे हम मस्ट को यूज कर सकते हैं। क्लियर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे एंड दैट इज वुड। ओके, तो वुड को सबसे पहले यूज किया अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये रिक्वेस्ट के लिए यूज हो सकता है। दूसरा, ये पास्ट फॉर्म है किसकी, विल की। ये किसकी पास्ट फॉर्म है, विल की। तो अगर आपका सेंटेंस पास्ट में शुरू हो तो विल को सिंपली क्या बना देंगे, वुड। और अगर आपका सेंटेंस पास्ट में शुरू हो रहा है और आपको सेंटेंस में शेल गिवन है तो शेल की जगह पे क्या कर देंगे, शुड कर देंगे। शेल की पास्ट फॉर्म क्या होती है, शुड होती है। तो अगर हम बात करें रिक्वेस्ट की, तो रिक्वेस्ट के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, वुड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि वुड यू ओपन दी डोर प्लीज, वुड यू ओपन दी डोर प्लीज, क्या आप डोर को, गेट को खोल देंगे। तो दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे वुड यूज कर सकती हूँ। अब रिक्वेस्ट के लिए हमने कुड को भी पढ़ा था, तो यहाँ पे कुड भी गलत नहीं होगा। दोनों में ऑप्शन में आपको एक साथ कभी भी नहीं दिखाई देंगे ये, क्यों, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी बिल्कुल सेम होती है। चाहे आप वुड को यूज कर लो, चाहे आप कुड को यूज कर लो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो दोनों आपको ऑप्शन में एक साथ कभी भी देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, और इनसे लेस प्रायोरिटी, जब आपको वुड कुड गिवन नहीं हो तो इनसे लेस प्रायोरिटी क्या है कि वुड की जगह आप विल यूज कर सकते हो और कुड की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, कैन को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट यूज लिखिए जो मैं आपको लिखवाने जा रही हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। वुड रादर, वुड प्रेफर, वुड लव या फिर वुड लाइक। अगर आपको ये चार वर्ड्स गिवन है, और इनके साथ में अगर कोई मॉडल यूज होना है तो वो मॉडल हमेशा ही क्या यूज होगा स्टूडेंट्स, वुड यूज होगा। हमेशा ही यहाँ पे अगर कोई मॉडल, कोई हेल्पिंग वर्ब आपको फिल करनी पड़े तो वो हमेशा ही वुड फिल होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आई वुड रादर डाई देन बेग, आई वुड रादर डाई देन बेग,
मैं मरना पसंद करूंगी किसके बजाय, भीख मांगने के बजाय। रादर का मतलब होता है के सिवाय या फिर के बजाय। प्रेफर का मतलब होता है प्रेफरेंस देना, प्रायोरिटी देना किसी चीज को। लव और लाइक का मतलब हमें पता ही है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि शी वुड लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन, शी वुड लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन, वो इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहती है। तो जब भी आपको रादर दिखे, लाइक दिखे, प्रेफर दिखे, तो उन सभी के लिए आपको अगर उससे पहले एक मॉडल यूज करना है तो वो मॉडल हमेशा ही क्या यूज होगा स्टूडेंट्स, वो मॉडल हमेशा ही वुड यूज होगा, वो मॉडल हमेशा ही वुड हमें यूज करना है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जो मैंने अभी सेकंड कराया है कि इन चारों के साथ आपको वुड ही यूज करना है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दैट इज इमेजिनेशन। अगर हमने बात की इमेजिनेशन की, सिर्फ और सिर्फ कल्पना की, तो जब भी आपका कोई भी इमेजिनेशन का सेंटेंस हो तो वहां पे हमें वुड को ही यूज करना होता है। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि व्हाट विल यू डू इफ यू वन $100 billion, what would you do if you won $100 billion? आप अब क्या करेंगे अगर आपने इतने पैसे जीत लिए? ठीक है, दैट मीन्स कि क्वेश्चन मैंने किसमें किया है, इमेजिनेशन में, क्योंकि जीते तो नहीं है। मैं कह रही हूँ अगर आपके पास इतने पैसे हों तो आप उन पैसों का क्या क्या करोगे। तो मुझे एक बात बताओ, आप उसका जो आंसर कर रहे होंगे वो रियलिटी होगी या इमेजिनेशन? बिल्कुल इमेजिनेशन में ही हम आंसर कर रहे होंगे कि मैं अच्छा सा घर खरीदूंगा, कुछ पैसे चैरिटी में दे दूंगा, कुछ का ये काम करूंगा, कुछ का वो करूंगा। दैट मीन्स की बातें हमारी इमेजिनेशन में चल रही हैं, और बातें अगर हमारी इमेजिनेशन में चल रही हैं तो इमेजिनेशन के लिए कभी कोई और मॉडल यूज नहीं होता, विल वगैरह। हम क्या यूज करेंगे, वुड को यूज करेंगे। तो जब भी हमारा सेंटेंस इमेजिनेशन में चल रहा हो तो वहां पे हम वुड को यूज करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस आपका इमेजिनेशन का है तो वहां पे हम वुड को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स आपके प्योर मॉडल्स, जिनके लिए आपको जो भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, जो भी बातें मैंने आपको सिखाई हैं, इनका आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे प्योर मॉडल्स। अब हेडिंग बनाइए दैट इज पार्शियल मॉडल्स। पार्शियल मॉडल्स, पार्शियल मॉडल हमने कल भी बात की थी। ऐसे मॉडल्स जो हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकते हैं, जो मेन वर्ब का काम भी कर सकते हैं, और जो एडजेक्टिव का भी काम कर सकते हैं। तो पार्शियल मॉडल आपके कौन कौन से होते हैं? सबसे पहली हेडिंग बनाएंगे दैट इज नीड। सबसे पहली हेडिंग बनाइए नीड। ठीक है, नीड की अगर हम बात करें, ध्यान से समझना, जो सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको नीड में बताऊंगी वही आपके डेयर पे भी लगेंगे और वही आपके यूज टू पे भी लगेंगे। ठीक है ना, तो नीड के लिए ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले बात कर रही हूं मैं पॉजिटिव सेंटेंस की। 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, तीनों को ही समझेंगे हम लोग, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस की, तो पॉजिटिव सेंटेंस में नीड जो है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब का काम करेगा। पॉजिटिव सेंटेंस में नीड हमेशा ही किसका काम करेगा? मेन वर्ब का काम करेगा। कभी भी ये मॉडल का काम नहीं करेगा, या मैं बोलूं कभी भी ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि शी नीड्स मी, उसे मेरी जरूरत है। अब देखो, शी के अकॉर्डिंग मैंने नीड की फॉर्म को चेंज किया, और जिसकी फॉर्म चेंज होती है वो हमेशा ही क्या होती है? मेन वर्ब होती है। जिसकी फॉर्म चेंज होती है वो हमेशा ही क्या होती है? मेन वर्ब होती है। उसको मेरी जरूरत है। एक सेंटेंस मैंने लिखा शी नीड्स गो या फिर टू गो देयर। इसको ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, शी नीड्स गो या फिर टू गो देयर। अब भी देखो, अगर मैं शी की जगह पे दे लिख देती तो इस नीड्स की जगह मुझे क्या करना पड़ता? नीड करना पड़ता। तो अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज हो रही है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज हो रही है। दैट मीन्स कि ये हमारे क्या है? मेन वर्ब है। तो सेंटेंस कोई भी लिख लो पॉजिटिव का, नीड जो है वो हमेशा ही किसका काम करेगी? मेन वर्ब का काम करेगी। अब ऊपर वाले सेंटेंस में तो और कोई वर्ब इसके बाद आ ही नहीं रही थी, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो नीड के बाद मुझे एक और वर्ब दिखाई दे रही है दैट इज गो। अब 2 वर्ब्स एक साथ आ गई हैं, दैट मीन्स कि मुझे इनको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जब नीड मेन वर्ब का काम करे और उसके बाद एक और वर्ब आ जाए तो हमें उनको कनेक्ट करना पड़ेगा, और वो कनेक्ट हम किससे करेंगे? टू से। तो इसे बोल दिया जाता है या तो कनेक्टर या फिर इसका नाम होता है पार्टिकल। यहाँ पे ये प्रीपोजिशन नहीं है स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखना। अगर टू की पार्ट ऑफ स्पीच आपसे पूछ ली जाए पार्शियल मॉडल्स के अंदर, तो ये कनेक्टर या फिर पार्टिकल का काम करते हैं, ये आपके प्रीपोजिशन का काम नहीं करते। तो जब हमें 2 वर्ब्स को जोड़ना
जोड़ना पड़ जाए, जब नीड या डेयर या यूज टू मेन वर्ब का काम करें, तो ये हमें यहाँ टू की ज़रूरत पड़ती है दूसरी वर्ब को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम गो यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, टू गो को यूज़ करेंगे। तो ये मेन वर्ब आपको ध्यान रखनी है, कब काम करेगी, पॉजिटिव सेंटेंस में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट्स नीड जो है वो मेन वर्ब का भी काम कर सकती है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकती है, दोनों का ही काम कर सकती है। और जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी दैट मीन्स हम इसको क्या नाम दे देंगे कि ये सेंटेंस में मॉडल का काम कर रही है। ठीक है, कैसे, ध्यान से समझना। जब भी हमें सेंटेंस नेगेटिव बनाना हो तो हम इस तरीके से लिखते हैं, डज नॉट, डिड नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, इसी तरीके से लिखते हैं। दैट मीन्स इसी तरीके से मैं क्या लिख सकती हूँ, नीड नोट लिख सकती हूँ। इसी तरीके से क्या लिख सकती हूँ, नीड नोट लिख सकती हूँ। कुछ भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नोट से पहले जो भी चीज़ लिखी जाती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। नोट से पहले जो भी चीज़ लिखी जाती है वो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब नीड आपका नोट से पहले लिखा गया है, नीड आपका नोट से पहले लिखा गया है, तो ये किसका काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब का। और जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, मॉडल नाम दे देंगे। और मॉडल की फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होती, मॉडल की फॉर्म्स कभी भी चेंज नहीं होती। कहने का मतलब क्या है, क्या अभी हम कैन से कभी भी कैंस बनाते हैं, नहीं। क्या हम मस्ट से कभी भी मस्ट बनाते हैं, नहीं। तो दैट मीन्स नीड की फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होगी जब ये किससे पहले यूज हो रहा है, नोट से पहले यूज हो रहा है। कभी भी इसकी फॉर्म में चेंज नहीं आएगा, चाहे आप सब्जेक्ट कुछ भी लिख लेना, क्योंकि ये मॉडल है, ये हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होती। इतनी बात अगर समझ में आई है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाह रही हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि शी नीड नॉट गो या फिर टू गो देयर, और एक सेंटेंस मैंने लिखा शी डज नॉट नीड गो या फिर टू गो देयर, शी डज नॉट नीड गो या फिर टू गो देयर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका रट्टा मारना पड़ता है, लेकिन आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ गए तो ये बिल्कुल ईजी चीज है। अब देखो मैंने नीड को कहाँ लिखा है स्टूडेंट्स, नोट से पहले लिखा है। नोट से पहले लिखा है तो दैट मीन्स कि ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब है तो दैट मीन्स कि ये एक मॉडल है। इतनी बात क्लियर। चलिए अब ये अगर मॉडल है तो इसको अपने बाद मेन वर्ब चाहिए। और मुझे बताओ मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दैट मीन्स कि मुझे यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे नहीं आएगी, हमें उनको जोड़ने की जरूरत नहीं है। मॉडल के बाद मुझे एक मेन वर्ब चाहिए ही, और वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। आई थिंक पहला सेंटेंस आपको क्लियर है। दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। अब मैंने नोट से पहले किसको लिखा है, डज को लिखा है। डज को लिखा है दैट मीन्स ये मेरे सेंटेंस की क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये अगर हेल्पिंग वर्ब है तो नोट के बाद हम जिसको लिखते हैं वो हमारे सेंटेंस की क्या होती है, मेन वर्ब। तो इस सेंटेंस में नीड किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का। अब इस वर्ब के बाद एक और वर्ब मुझे दिखाई दे रही है, और अभी हमने पॉजिटिव सेंटेंस में पढ़ा था जब नीड के बाद हमें एक और वर्ब दिखाई दे तो हम उसको किससे जोड़ते हैं, टू से, क्योंकि ये मॉडल तो है नहीं, मॉडल होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती, लेकिन ये मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के बाद मुझे एक और वर्ब को जोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, टू की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम किसको यूज करेंगे, टू को यूज करेंगे। तो जब ये मॉडल का काम कर रही है तो सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब ये मेन वर्ब का काम कर रही है और आगे एक और वर्ब आ रही है तो हमें क्या यूज करना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ पे हमें यूज करना है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई है। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं, थर्ड टाइप होता है हमारे पास सेंटेंस का, दैट इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, अब इंटेरोगेटिव में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी जब टेंस खड़ा किया था या पहले भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारा जो सेंटेंस बनता है वो हमेशा ही एक हेल्पिंग वर्ब से बनता है, एक हेल्पिंग वर्ब से हमारा सेंटेंस बनता है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे स्टार्टिंग में जो चीज़ लिखी जाएगी वो क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। वो क्या होगी स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब होगी। तो अगर मैं स्टार्टिंग में ही नीड को यूज कर रही हूँ तो उसकी फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होती। अगर मैं स्टार्टिंग में ही नीड को लिख रही हूँ दैट मीन्स वो हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब है तो वो क्या कहलाएगी, एक मॉडल कहलाएगी। ठीक है, लेकिन अगर नीड की जगह कोई और वर्ब आ रही है स्टार्टिंग में ही तो वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर जाएगी। क्या कहना चाह रही हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि डज शी नीड गो या फिर टू गो देयर, डज शी नीड गो या फिर टू गो
देयर। और ऐसे ही मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, नीड शी गो या फिर टू गो देयर। नीड शी गो या फिर टू गो देयर। दो सेंटेंसेस आपके सामने हैं। अब मैंने सेंटेंस किससे पुट किया? डस से। डस से पुट किया, दैट मीन्स ये तो हमारे सेंटेंस की क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। ये अगर हेल्पिंग वर्ब हो गई तो नीड क्या हो गई स्टूडेंट्स? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब हो गई, उसके बाद एक और वर्ब आ रही है, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? टू की जरूरत पड़ेगी इनको जोड़ने के लिए। तो सेंटेंस मेरा क्या बनेगा? डज शी नीड टू गो देयर। क्लियर? नीचे वाले सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो नीड मेरा स्टार्टिंग में ही आ गया, और नीड मेरा स्टार्टिंग में ही आ गया, दैट मीन्स ये हेल्पिंग वर्ब है। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो दैट मीन्स ये किसका काम कर रही होगी? मॉडल का काम कर रही होगी। और मॉडल के बाद हमेशा हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, टू की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। टू की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हमने देखा कि जो नीड है वो मेन वर्ब का काम भी कर सकती है, और नीड जो है वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ आपका पॉजिटिव सेंटेंस ही ऐसा है जिसमें ये मेन वर्ब का काम करेगी। नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये सेंटेंस में मेन वर्ब भी हो सकती है और ये सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। दोनों ही तरीके से ये आपके सेंटेंस में यूज हो सकती है। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगर ये सारी बातें हमें नीड के लिए समझ में आई तो डेयर में कुछ भी नहीं करना, यही सारे कॉन्सेप्ट्स आपको डेयर में यूज करने हैं। तो सेकंड पार्शियल मॉडल हेडिंग बनाएंगे स्टूडेंट्स डेयर। और डेयर का मतलब होता है, हम सबको पता है, साहस। डेयर का मतलब होता है साहस। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट सेंटेंस लिख रही हूँ, आपको सॉल्व करना है। जो नीड में हमने सीखा है वही सारी चीजें हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि शी डेयर्स गो या फिर टू गो देयर। शी डेयर्स गो या फिर टू गो देयर। एक सेंटेंस मैंने आपके पास लिखा, शी डज नॉट डेयर गो या फिर टू गो देयर। एक सेंटेंस मैंने आपके पास लिखा, डज शी डेयर गो या फिर टू गो देयर। और एक सेंटेंस मैंने आपके पास लिखा, डेयर शी गो या फिर टू गो देयर। डेयर शी गो या फिर टू गो देयर। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, देन मैच करना। तो अगर मैं बात करूं शी डेयर, सेंटेंस मुझे कैसा दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और पॉजिटिव दिखाई दे रहा है तो हमें पता है डेयर या नीड हमेशा ही मेन वर्ब का काम करते हैं। तो ये अगर मेन वर्ब है तो दैट मीन्स कि मुझे आगे की वर्ब को कनेक्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? टू की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहले सेंटेंस में क्या बनेगा? शी डेयर्स टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो नोट से पहले मैंने क्या लिखा है? डज। तो डज तो मेरी हेल्पिंग वर्ब हो गई, दैट मीन्स डेयर क्या हो गई? मेरी मेन वर्ब। और मेन वर्ब हो गई, उसके बाद एक और वर्ब आ रही है, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? टू की जरूरत पड़ेगी। तो सेंटेंस क्या बनेगा? शी डज नॉट डेयर टू गो देयर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, डज शी डेयर टू गो या फिर गो देयर। तो डज से सेंटेंस शुरू हुआ, दैट मीन्स ये हेल्पिंग वर्ब है। तो डेयर क्या हुई? मेन वर्ब। और मेन वर्ब हुई तो मुझे टू की जरूरत पड़ेगी इनको जोड़ने के लिए, तो वहां पे हम गो को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, सेंटेंस मेरा डेयर से ही शुरू हुआ, तो दैट मीन्स ये हेल्पिंग वर्ब है, या मैं बोलूँ ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये मॉडल है, और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? डेयर शी गो देयर। डेयर शी गो देयर। ध्यान रखना, मॉडल की फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होती है। तो अगर यहाँ पे आपको एक तरह से क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स, यहाँ डेयर की जगह आपको डेयर्स दे देते, तो शी की जगह डेयर्स तो आए, शी के हिसाब से डेयर्स तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होती है, या मैं बोलूँ मॉडल्स की फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होती। तो चाहे सब्जेक्ट आपका कुछ भी रहे, जब ये मॉडल का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो इसकी फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होगी। तो जो चीज़ें आपने नीड में पढ़ी वही आपने किस में पढ़ी? डेयर में भी पढ़ी। एंड थर्ड और लास्ट आपका पार्शियल मॉडल लिखिए, दैट इज यूज्ड टू। यूज्ड टू थर्ड पार्शियल मॉडल है आपका यूज्ड टू। जो सारी बातें हमने नीड डेयर के लिए पढ़ी वही सारी बातें आपकी यहाँ पे भी अप्लाई होंगी। ठीक है, यूज्ड टू के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ शी यूज्ड टू गो देयर, वो वहाँ जाया करती थी। ध्यान से समझना मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा शी वेंट देयर, और एक ऊपर वाला सेंटेंस लिखा शी यूज्ड टू गो देयर। अब नीचे वाला सेंटेंस अगर मैं पढ़ूं, शी वेंट देयर, मैंने बोला वो वहां गई। एक बात पे ध्यान दो कि ये वन टाइम एक्शन है या रिपीटेड एक्शन है। रिपीटेड एक्शन का कहने का मतलब क्या है? मैं बोलूं मैं स्कूल जाया करती थी, मैं मंदिर जाया करती थी,
दैट मीन्स रिपीटेड एक्शन दिखा रही है। लेकिन मैं अगर ये कहूँ मैं मंदिर गई, मैं स्कूल गई, दैट मीन्स की वन टाइम एक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो जब हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज किया तो ये सिर्फ वन टाइम एक्शन को शो करता है, वन टाइम एक्शन को शो करता है। लेकिन मुझे वन टाइम एक्शन शो नहीं करना, मुझे कैसा एक्शन शो करना है, रिपीटेड एक्शन शो करना है। और रिपीटेड एक्शन शो करना है तो हम किसको यूज कर लेते हैं, यूज टू को यूज कर लेते हैं। रिपीटेड एक्शन को यूज करने के लिए किसको यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यूज टू को यूज कर लेते हैं। सेंटेंस मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है तो ये मेन वर्ब का ही काम करेगा, ठीक है। यूज्ड जो है वो मेन वर्ब का ही काम करेगा। और आगे मेरे पास एक और वर्ब आ रही है तो मैंने टू को यूज किया है बीच में, ठीक है। तो ये रिपीटेड एक्शन को शो करता है और सेंटेंस पॉजिटिव हो तो ये मेन वर्ब का ही काम करता है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। इसके बाद अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो वही नोट वाली सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि शी डिड नॉट यूज गो या फिर टू गो देयर। एक सेंटेंस में लिख रही हूं शी यूज्ड नॉट गो या फिर टू गो देयर, शी यूज्ड नॉट गो या फिर टू गो देयर। एक सेंटेंस मैंने आपके पास लिखा यूज्ड शी गो या फिर टू गो देयर। और एक सेंटेंस मैंने आपके पास लिखा डिड शी यूज्ड गो या फिर टू गो देयर, डिड शी यूज्ड इट गो या फिर टू गो देयर। अब देखो ऊपर वाले सेंटेंस की बात करूं, नोट से पहले मैंने किसको लिखा है, डिड को, दैट मीन्स ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये क्या बन गई, मेन वर्ब। अब ये मत कहना यहाँ आपने यूज नहीं लिखा, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है इसलिए मैंने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज किया है। अब यूज आ गया, एक और वर्ब आ रही है तो मुझे टू की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे गो नहीं आएगा, क्या लगाएंगे हम लोग, टू गो को यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए शी यूज्ड नॉट गो या फिर टू गो देयर। तो अब नोट से पहले लिखा है दैट मीन्स कि ये मॉडल है और जब ये मॉडल होता है तो टू जो है ये इसके साथ में फिक्स होता है और फिक्स होता है तो हम क्या यूज करेंगे, शी यूज्ड नॉट टू गो देयर, शी यूज्ड नॉट टू गो देयर। नेक्स्ट देखिए यूज्ड शी गो या फिर टू गो देयर, यूज्ड से क्वेश्चन किया है, मॉडल है और मॉडल जब ये बनता है तो ये टू इसके साथ फिक्स हो जाता है और फिक्स हो जाता है इसीलिए मैंने इसको देखो यहाँ पे इसके साथ में लिखा है तो टू गो देयर। ऐसे ही डिड आ रहा है आपके पास तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, अगली वर्ब को यूज करने के लिए मुझे टू की जरूरत पड़ेगी। तो आपका जब यूज्ड टू होता है तो आपको सिर्फ ये पता लगना चाहिए कि ये सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर रहा है या हेल्पिंग वर्ब का, क्योंकि काम किसी का भी करे टू जो है हर बार के लिए फिक्स हो जाता है, टू जो है वो हर बार के लिए फिक्स हो जाता है। तो सिर्फ आपको इसकी पार्ट ऑफ स्पीच पता होनी चाहिए कि कब ये हेल्पिंग वर्ब है और कब ये मेन वर्ब है। तो जो चीज़ें हमने उसमें सीखी थी नीड और डेयर में, वही सारी रूल्स यहाँ पर भी लग रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बातें आपको जो मॉडल्स के लिए वो ध्यान रखनी है यूज टू के लिए। इसके बाद स्टूडेंट्स यूज्ड टू जो है आपका वो सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम भी कर सकता है। ये सेंटेंस में किसका काम कर सकता है, एडजेक्टिव का काम भी कर सकता है, ठीक है। जब ये यूज्ड एडजेक्टिव का काम करता है तब ये क्या कहलाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाती है। ये क्या कहलाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाती है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब कहलाती है तो ये जो टू हम यूज करते हैं ये बन जाती है प्रीपोजिशन। और ये प्रीपोजिशन बन जाती है तो हमने एक बात सीखी है कि प्रीपोजिशन हमेशा ही अपने बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। प्रीपोजिशन हमेशा ही अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है और अगर ऑब्जेक्ट लेती है तो अगर ये नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑब्जेक्ट अगर नाउन या प्रोनाउन है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट की जगह अगर एक वर्ब लिखी गई है, तो हमें पता है ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन, वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती। दैट मीन्स कि इसको मुझे या तो नाउन बनाना पड़ेगा या प्रोनाउन। तो वर्ब को हम प्रोनाउन तो नहीं बना सकते लेकिन वर्ब को हम नाउन बना सकते हैं। कैसे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी यूज करके। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी यूज करके हम एक वर्ब को नाउन बना सकते हैं, ठीक है। और इस नाउन का नाम क्या हो जाता है, इस वर्ब का नाम क्या हो जाता है, जिरंड, ठीक है। या फिर इसी को बोल दिया जाता है वर्बल नाउन, क्योंकि ये एक वर्ब से बना हुआ नाउन है, ये एक वर्ब से बना हुआ नाउन है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यूज टू एडजेक्टिव का जब काम करेगा तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाती है यूज्ड। उसके बाद टू प्रीपोजिशन बन जाता है, उसके बाद प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेती है, वो नाउन प्रोनाउन गिवन है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वर्ब गिवन है तो उसे हम जिरंड बनाएंगे। कैसे, देखिए
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि शी इज़ यूज्ड टू गो या फिर गोइंग देयर, शी इज़ यूज्ड टू गो या फिर गोइंग देयर। एक बात ध्यान रखना, जब ये एडजेक्टिव का काम करता है तो इसका मीनिंग हो जाता है आदत है या आदत थी, जैसे भी यूज किया गया है। यहाँ पे जो वर्ब यूज की गई है उसके अकॉर्डिंग हम टेंस देख लेंगे। तो जब भी ये एडजेक्टिव का काम करेगा ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको एक लिंकिंग वर्ब दिखाई देगी। दैट मीन्स लिंकिंग वर्ब क्या होती है, जो सिर्फ लिंक करने का काम करती है, कोई भी एक्शन नहीं दिखाती। तो ये इस शी और इस यूज टू को सिर्फ लिंक करने का काम कर रही है। तो यही सबसे बड़ी पहचान है इसको क्या पता करने की कि ये एडजेक्टिव है या नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक लिंकिंग वर्ब दिखाई देगी। अब ये लिंकिंग वर्ब दिखाई दे रही है, दैट मीन्स ये यूज टू किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, क्योंकि इसका मीनिंग क्या आ रहा है, आदत है। अब मैं कह रही हूँ कि उसको स्मोक करने की आदत है, तो स्मोक उसकी आदत हो गई। दैट मीन्स कि मैं क्या बता रही हूँ, उसका विशेषण बता रही हूँ, उसकी विशेषता बता रही हूँ, ठीक है ना। तो यूज्ड टू यहाँ पे किसका काम कर जाएगा, एडजेक्टिव का। ये एडजेक्टिव का काम करेगा, तो दैट मीन्स टू जो है प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और वर्ब को ऑब्जेक्ट हम कैसे बना सकते हैं, आईएनजी लगा के। तो सेंटेंस क्या बनेगा, शी इज यूज्ड टू गोइंग देयर, शी इज यूज्ड टू गोइंग देयर। ऐसे ही अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं, ही इज यूज्ड टू वॉश कॉटन क्लोथ्स, ही इज यूज्ड टू वॉश कॉटन क्लोथ्स, ठीक है। उसे किसकी आदत है, कॉटन क्लोथ्स धोने की आदत है। तो दैट मीन्स मुझे बीच में एक लिंकिंग वर्ब दिखाई दे रही है, तो दैट मीन्स ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें किसको यूज़ करना पड़ेगा, वर्ब की जिरंड फॉर्म को यूज़ करना पड़ेगा, ताकि ये नाउन का काम करे। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है हमारा या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ऑब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो ये तीनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपके तीनों ही क्या होते हैं, पार्शियल मॉडल होते हैं। इसके अलावा आपके पास 3 पार्शियल मॉडल और देखने को मिलते हैं आपको, और वो कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू, हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू। ओके, जब हम टेंस की बात करते हैं ना, टेंस की बात करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वहां पे आपको हैज, हैव, हैड के बाद सीधा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पे हमने हैज के बाद, हैव के बाद और हैड के बाद किसको फिक्स किया है, टू को फिक्स किया है। इसलिए ये क्या कहलाते हैं, आपके पार्शियल मॉडल कहलाते हैं। और ये पार्शियल मॉडल कहलाते हैं तो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दूसरी बात, हैज टू और हैव टू हम प्रेजेंट टाइम में यूज करेंगे, और हैड टू को हम किस में यूज करेंगे, पास्ट के टाइम में यूज करेंगे। अब ये मॉडल है, लेकिन ये कैसे एक्शन को दिखाते हैं, फोर्स्ड एक्शन को। जैसे हम बोलते हैं तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, तुम्हें ये काम करना पड़ा, मुझे ये काम करना पड़ा। तो दैट मीन्स कि ये एक्शन को तो दिखाएंगे, लेकिन ये कैसे एक्शन को दिखाएंगे, फोर्स्ड एक्शन को दिखाएंगे। तो अगर फोर्स्ड एक्शन प्लस में, आपको नहीं लगता कि ये एक टाइप का कंपल्शन हो गया, एक टाइप की अनिवार्य हो गई ये चीज करनी। अगर मैं कह रही हूँ कि तुम्हें ये काम नहीं, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, तो दैट मीन्स हमने उसके लिए कंपल्सरी कर दिया। अब कंपल्शन कर दिया तो इनके जगह पे मैं क्या यूज कर सकती थी, बिल्कुल क्या यूज कर सकती थी, मस्ट यूज कर सकती थी। किसके लिए, हैज टू और हैव टू के लिए, क्योंकि मस्ट जो है वो प्रेजेंट टाइम के लिए यूज होता है खाली। तो मैं कंपल्शन दिखाने के लिए मस्ट यूज कर सकती थी, बिल्कुल। आप बोल देते यू मस्ट डू दिस वर्क, ठीक है, लेकिन मैंने बोला यू हैव टू डू दिस वर्क। तो दोनों में फर्क सिर्फ कितना है, कंपल्शन तो दोनों में हो रहा है, लेकिन जब मैंने हैव टू या हैज टू लगा के सेंटेंस को बोला तो वो कैसे एक्शन को दिखा रहा है, आपके एक फोर्स्ड एक्शन को दिखा रहा है। तो सेंटेंस मस्ट से भी गलत नहीं होगा, सेंटेंस हैज टू या फिर हैव टू से भी गलत नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि यू हैव टू डू दिस वर्क, यू हैव टू डू दिस वर्क, सेंटेंस बिल्कुल सही है, कंपल्शन है प्लस में फोर्स्ड एक्शन है। इसी सेंटेंस को अगर मैं लिख देती यू मस्ट डू दिस वर्क, तो भी सेंटेंस मेरा बिल्कुल सही होता, तो भी मेरा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही होता। तो सेंटेंस मस्ट से भी सही बनेगा और सेंटेंस हैव टू से भी सही बनेगा। लेकिन अगर मैं बोलती आई हैड टू डू दैट वर्क, मुझे वो काम करना पड़ा, मुझे वो काम करना पड़ा। तो अगर हमें पास्ट के लिए एक कंपल्शन प्लस में फोर्स्ड एक्शन दिखाना है तो हम हैड टू को यूज कर लेंगे, और प्रेजेंट में अगर हमें यूज करना है तो हैज टू, हैव टू हम यूज कर लेंगे, और उसकी जगह पे अगर हम मस्ट को यूज करते हैं तो भी मेरा सेंटेंस जो है वो गलत नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतनी बातें आपको मॉडल्स के लिए ध्यान रखनी है। इतना सब भी आप पढ़ लेते हो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट आपके एग्जाम, सेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से,
ठीक है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट तो जब भी आपका आई थिंक जून में पेपर होगा, तो उसके लिए अपनी तैयारी पूरी रखिए। इंग्लिश मेरी तरफ से यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाती है। सारे जितने भी टॉपिक्स मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके, वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो अपना पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की। तो ऐसा नहीं है कि आपसे इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके पास। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स। इसके बाद मिलते हैं आगे कभी। ठीक है, तो इतने पढ़ते रहिए अपना और प्रॉपर रिवाइज करते रहिए। एंड ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बेसिक भी बताया है, कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें भी बताई हैं, और आपके सेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सभी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनको पढ़ते रहिए ध्यान से। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू क्लास।